हरे कृष्णा। और आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं इस प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज जैसा कि हमने कल से एक सीरीज प्रारंभ की है और ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है। अगर ये समझ जाएं हम तो बहुत कुछ हम समझ सकते हैं। और आज जैसे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम और उसके एक कल हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था और उसके आज फर्स्ट जो प्रोसेस है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन के बारे में। और उससे पहले हम भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं और फिर क्योंकि इससे रिलेटेड ही है इसलिए इस श्लोक को हम पहले पढ़ते हैं और फिर चलते हैं इस वाले सेशन में। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसेवाभ्यहनन्यन्त शब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो अभी तक भगवत गीता का ये चैप्टर अब संजय, ये वाला श्लोक संजय बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ। जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि क्या हुआ, तो संजय ने बताना प्रारंभ किया कि दुर्योधन ने पहले क्या बताया। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और द्रोणाचार्य को पहले पांडवों की सेनाओं के बारे में बताया, फिर अपनी सेनाओं के बारे में बताया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, पिछले वाले श्लोक से भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाना प्रारंभ किया। और यहाँ से क्या होता है, जब युद्ध प्रारंभ होता है तो पहले क्या होता था, शंख बजता था और कुछ अपने अपने इंस्ट्रूमेंट होते थे, उससे जो आवाज निकालते थे, जैसे आज के श्लोक में बताया गया, जिससे शुभारंभ हो। ऐसे नहीं होता था पहले के, पीछे से वार नहीं किया जाता था, आमने सामने फेस टू फेस लड़ा जाता था, है ना। तो जो जिनके पास पावर कम होती है या डरपोक होते हैं वो लोग पीछे से वार करते हैं, लेकिन पहले के लोग सिद्धांत पर चलते थे, अपनी बात पर अड़िग रहते थे, इसलिए फेस टू फेस लड़ाई करते थे। इसलिए पहले बता रहे हैं कि अब प्रारंभ होने वाला युद्ध, आप भी सावधान हो जाओ, हम भी सावधान होते हैं, फिर युद्ध लड़ते हैं। तो ये था श्लोक। अब क्योंकि हमने ये सीरीज स्टार्ट की है और इसमें क्या है, क्योंकि वो स्थिति कैसे पता चलेगी, ये तो हमने अभी, वो कैसे पता चलेगा, इसलिए हमने ये नॉलेज गेनिंग कैसे, क्या प्रोसेस है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो हमने पिछले सेशन में आपको बताया था कि 3 तरीके
मतलब पूरा एक ह्यूमन बीइंग नॉलेज जो लेता है, वो सारी नॉलेज को 3 तरीकों में डिवाइड किया जा सकता है। वो क्या था? डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, सेकंड था मेंटल स्पेकुलेशन, और थर्ड था थर्ड पार्टी एक्सेस। तो ये थे तीन तरीके हैं ये, जिनसे कि हम नॉलेज लेते हैं जनरली। तो अब इसमें हम ये डिस्कस करते हैं आगे आके कि हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि कैसे कैसे ये तरीका होता है, डायरेक्ट सेंस से कैसे आप काम करता है, मेंटल स्पेकुलेशन कैसे काम करता है, और थर्ड पार्टी कैसे काम करता है, कैसे थर्ड सोर्स से कैसे हम नॉलेज लेते हैं, तो वो बात कैसे कार्य करती है। तो इन 3 मेथड्स में हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। उसमें एक आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट मेथड पे, वो भी आज पूरा नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। एक आप किसी भी आप मैटर में चले जाओ, एक पॉइंट पर आप इनफाइनाइट समय तक रिसर्च कर सकते हो। अगर एक सुई आप जमीन पर डाल दो, सुई की नोक टच करो जमीन पर, उस पॉइंट पर आप अनंत समय तक रिसर्च कर सकते हो उसमें, उस पॉइंट पर केवल। आप सोचो कि ये कितना ऐसा यूनिवर्स है जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, और जिसको हमें, और अभी आपको रियलाइज होगा, जस्ट थोड़ी देर पहले अभी आपको लग रहा होगा अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। एक पॉइंट के ऊपर अनंत समय तक कैसे रिसर्च कर सकता है? तो अभी अभी समझते हैं कैसे रिसर्च किया जा सकता है। तो आप चलते हैं सीधे, आइए आपको देरी न कर बताते हैं डायरेक्ट सेंस परसेप्शन एनालिसिस। तो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन हमने कल बताया था कि 5 इंद्रियां हैं, और जो कि 5 इंद्रियां हमने नहीं बनाई, आप देखो। ये जो 5 इंद्रियां हैं ये हमने नहीं बनाई। हमने तो क्या हुआ, इन इन 5 इंद्रियां हमको मिली हैं गिफ्ट में, है ना। लेकिन हम क्या क्लेम करते हैं, मेरी हैं इंद्रियां, ये है नहीं। हमें जैसे कोई मान लो कोई रूम रेंट वाला हो और वो मालिक से बोले मेरा घर है ये, उसकी तरह हम बोलते हैं ये इंद्रियां मेरी हैं, लेकिन ये इंद्रियां हमको दी गई हैं, है ना। तो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, आईज के द्वारा हम देखते हैं किसी फॉर्म दिखती है हमको, 3D व्यू दिखता है। ईयर्स से, कानों से हम सुनते हैं साउंड वाइब्रेशन, और नाक से सूंघते हैं कोई गंध, और जीभ टंग से क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को टेस्ट करते हैं, स्वादिष्ट है कि स्वादिष्ट नहीं है, और स्किन से हम स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, टच सेंसेशन आता है। ये 5 इंद्रियां हैं, इन्हीं के माध्यम से हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से हम नॉलेज लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, उस समय क्या हो, हमारी जब 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 हम गर्भ में होते हैं, और उस समय हमारी सेंसेस डेवलप नहीं होती, है नहीं, तो हमारे पास नॉलेज कैसे जाती है? है ना। उस समय भी तो हम नरिशमेंट होता है ना हमारा, है ना। तो वो फिर अलग मैटर करता है कि पास्ट लाइफ की कैसे मेमोरी, कितनी रहती है, कितनी नहीं रहती, सारी नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, है ना। उस पर भी बहुत समय तक डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन अभी हम उस मैटर को, उस सब्जेक्ट को अभी छेड़ना नहीं चाहते, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा यहीं पे, है ना। इसलिए बिल्कुल फोकस टू फोकस इस टॉपिक पर हम फोकस करना चाहते हैं। तो जब हम यहाँ पर अभी डिस्कस करना चाहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है, सपोज करो कि उस समय उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही होती, लेकिन जैसे जैसे इंद्रियां जब डेवलप होती जाती हैं, फिर क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के लिए क्या होता है, जब जन्म होता है तो एकदम नया एनवायरनमेंट होता है, एकदम बिल्कुल उसका मेमोरेबल, बहुत ही मतलब एम्प्टी एम्प्टी होता है उसका माइंड, थॉट्स एम्प्टी होते हैं उसके। और उस समय उसकी इंद्रियां क्या है, जब फिर धीरे धीरे करके आंख खोलता है, फिर खाता है, टच करता है, फिर धीरे धीरे उसे लगता है ना, शुरू में माँ का दूध पीता है, फिर उसे अगर तीखा दे दो तो उसे रोने लगता है, बोल तो पाता नहीं उस समय, है ना। तो उस समय इंपॉर्टेंट, इसलिए
इसलिए आप देखेंगे कि जो बचपन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे का दिमाग क्या है, ब्लैंक है। और ये इंद्रियां अभी उस समय क्या है, देखो थर्ड पार्टी से वो नॉलेज ले नहीं सकता, और मेंटल स्पेकुलेशन उतना काम नहीं करता बचपन में इतना। इसलिए आप देखो बचपन में व्यक्ति क्या है, इतना एनालिसिस नहीं कर पाता। जब थोड़ा उम्र होती है और थोड़ा यंग होता है, तभी तो ये बड़े बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर पाता है, बचपन में नहीं इतना सीख पाता। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है, उस समय कितना इंपॉर्टेंट है, उस समय उसको आप कुछ भी सिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि इंद्रियां ब्लैंक हैं। जो भी जाएगा, जो भी इंद्रियों से वो देखेगा, जिन पांच इंद्रियों से जो भी करेगा, वो उसके अंदर जाएगा, और वो जाके क्या हो जाएगा, स्टोर होएगा अंदर जाके, दिमाग में जाके स्टोर हो जाएगा। वो क्या बनती जा रही है, उसकी बुद्धि बनती जा रही है ना। जनरली हम क्या होता है, इन इंद्रियों से शुरुआत ऐसे होती है, जो भी चला गया। इसलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए प्रारंभ में। लेकिन अभी तो हम बड़े हो गए, अभी तो वो पास्ट हो गया, उसको तो हम कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर हमारे बच्चे हैं, उनके लिए, है ना, हम तो बड़े हो गए, लेकिन हमारे अगर अगर हमारे बच्चे होंगे, या फिर हम परिवार में, तो अपने जो छोटे बच्चे हैं उनका बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनकी इंद्रियों से उनके पास क्या जा रहा है। अगर गलत जा रहा है तो वो गलत स्टोर हो रहा है, लेकिन उसके लिए क्या है, वही सही है। है ना, उसके अंदर जो जा रहा है, क्योंकि बाद में क्या होगा, जो स्टोर होता जाएगा, जो स्टोर होता जाएगा, उसके लिए वो सही बन जाएगा, उसकी जो सही कॉन्सियसनेस बन जाएगी उसकी। और उसके अलावा फिर उसकी इंद्रियां अगर उससे डिफरेंट अगर कोई देखेंगी, तो उसको वो क्या लगेगा, गलत लगेगा। समझ में आया? इसलिए आप देखो हमारे वैदिक कल्चर में बचपन में एक व्यक्ति के लिए कितना इंपॉर्टेंट परवरिश किया जाता था उस बच्चे का। बहुत सावधान रखा जाता था, उसे गलत चीजों से देख ना पाए, सुन ना पाए, है ना, बड़ा बड़ा ध्यान पूर्वक रखा जाता था उसको। इसलिए क्यों? क्योंकि इंद्रियां उस समय कोमल होती हैं, उसे ध्यान नहीं रहे, उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत। जो भी इंद्रियों से जाएगा वो क्या जाएगा, उसके लिए क्या जाए, वो सही है उसके लिए। और एक बार स्टोर हो गया, उसकी कॉन्शियसनेस, एक व्यक्ति का एक बार जैसा कॉन्शियसनेस बन जाता है, ये बहुत कठिन है किसी व्यक्ति की चेतना को चेंज करना। इसलिए इसलिए बचपन कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए लेकिन आजकल क्या है, पहले इसलिए तो फैमिली लाइफ आप देखो, इंडिया में, इंडिया का कल्चर कितना रिच था कि इंडिया में फैमिली कल्चर ऐसा होता था कि कुछ अच्छा ही अच्छा लोग सीखने को मिलता था। बड़े बुजुर्ग अच्छी बातें बताते थे उसको। इसलिए बचपन कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन अभी क्या है, अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे पेरेंट्स, लेकिन अभी क्या है, अभी क्या, अभी तो पेरेंट्स, अभी लिविंग रिलेशंस आ गए हैं। तो लिविंग रिलेशंस का मतलब है कि बच्चे हो या ना हो, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे बच्चों की, हम बस सेंस एंजॉयमेंट करना चाहते हैं बस। अब तो फिर क्या होगा, फिर बच्चे जैसे जैसे एनवायरनमेंट में बड़े होंगे, वैसे एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेंगे, और वही एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा उसके लिए, वो सही बन जाएगा। तो इसलिए बताया जाता है कि बचपन में जैसा एसोसिएशन होएगा, बचपन में एसोसिएशन क्या है, इन इंद्रियों के माध्यम से जो भी जाएगा, वो उसके लिए, अब उसके फिर दिमाग से बड़ा निकालना वो चीजें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, वो नॉलेज उससे कंपेयर करेगा। ऐसे होता है व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग कैसे डिसाइड करता है ये सही है ये गलत है, पहले उसके दिमाग में पहले जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई है, उसके बेसिस पर वो बुद्धि बन जाती है, और उस बुद्धि के हिसाब से जो नई इंफॉर्मेशन आती है वो कंपैरिजन करता है पहले के बेसिस पर। मतलब पहले जो भी डाला गया है वो सही है उसके लिए, ये चलता है। तो इसलिए इसलिए ये डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, अभी हमने जस्ट मेथड बताया कितना इंपॉर्टेंट बचपन के कल्चर के बारे में जस्ट। तो इसके माध्यम से जब हम देखते हैं, ये तो ये तरीका क्या है, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन में ये इंद्रियां काम करती हैं। अब हम एक एक दिन एक एक इंद्रियों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना इतना वास्ट है। अब देखो, अभी एक टिप वाला पॉइंट आएगा। अब हम समझते हैं कि आंखों का देखने का प्रोसेस है कैसे, कैसे काम करता है, कैसे आंखें देख पाती हैं आप। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो
ये लोग बोलते हैं कि हमारी आंखें हैं कैमरे की तरह है ना, जनरली अगर पूछा जाए तो आंख, बोलते हैं आंखें क्या है, तो बोलते लोग बोलते हैं कि आंखें हमारी क्या है, एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह है, बस डिजिटल कैमरा होता है, फोटो खींचता है, आंख फोटो खींचती है नहीं। हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं आंखों का? कैमरे से। इसका मतलब क्या है कि आंख कैमरे की तरह है या फिर कैमरा आंखों को देखकर बनाया गया है ना। अगर हम ये बोल रहे हैं कि आंखें कैमरे की तरह हैं, इसका मतलब है कि कैमरा पहले से एग्जिस्ट करता है, आंखें अभी डेवलप हुई राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। आंखों को बनाने वाले व्यक्ति का भी हमें पता नहीं है नहीं, हम क्लेम भी नहीं कर सकते कि हमने आंखें बनाई हैं। फोटोग्राफिक कैमरा कैसे डिस्कवर हुआ? इन आंखों को रिसर्च करके। जो भी जो भी इन्वेंशन हम देख रहे हैं अभी, वो सारी इन्वेंशन क्या है? रिसर्च है, रिसर्च किया गया है। और रिसर्च किस पे किया गया है? जो पहले से डेवलप्ड चीजें हैं, जो पहले से चीजें एग्जिस्ट की हैं, करती हैं या प्रोवाइड की गई हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, उन पर रिसर्च करके, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करके एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया, जिसको हम आंखों को देखकर क्या बनाया गया? फोटोग्राफिक कैमरा बनाया गया। तो फोटोग्राफिक कैमरा क्या है? आंखों की नकल करके बनाया गया है। इसलिए बोलना चाहिए कि फोटोग्राफिक कैमरा जस्ट एक कॉपी है, एज इट इज नहीं है वो भी। एज इट इज आंख कोई बना नहीं सकता अभी भी। कोई भी साइंटिस्ट क्लेम नहीं कर सकता कि आंख बना दे। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि आंख का जो प्रोसेस है एग्जैक्टली कैसे काम करती है वो अभी तक अननोन है। एग्जैक्टली कोई भी व्यक्ति नहीं क्लेम कर सकता कि एग्जैक्टली ऐसे ऐसे काम करता है। जितना भी अभी रिसर्च हुआ है उसके बेस्ड पर ये मॉडल हम दिखा रहे हैं आपको कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर लाइट पड़ती है। आप देखो, तीन चीजें देखने के लिए, तीन चीजें काम करती हैं। क्या? आंखें होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट होगा उसी को तो देखेंगे, इसीलिए तो फॉर्म, और लाइट। है ना। तो जब ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है, बिगर लाइट के आप ब्लाइंड हैं, आंखें होते हुए भी क्या है? अंधे हैं। अब आप देखो, आंखें हैं भी है फिर भी नहीं देख सकते, कितना डिपेंडेंसी है। और फिर वो हमारी आंखों के अंदर प्रकाश उस ऑब्जेक्ट पे गिरता है, उसका रिफ्लेक्शन फिर हमारी आंखों पर जाता है, और फिर वो इनर्ट आंखों के अंदर प्रोसेस में जाता है, फिर माइंड में जाता है, फिर काम करता है। कैसे काम करता है वो अननोन है अभी तक लोगों के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। लेकिन तीन चार काम करते हैं, आंखें, ऑब्जेक्ट और लाइट, और तीनों होंगे तभी ये देखने की प्रोसेस काम करेगी, नहीं तो देखने की प्रोसेस काम नहीं करेगी। और इसके आगे अब हमने ये समझ लिया, जस्ट डिटेल में नहीं जा रहे इसमें, नहीं तो आप देखो इस आंख पर रिसर्च, अभी मैं पॉइंट का बात डिस्कस कर रहा था ना, आंख पर रिसर्च होना ये साइंस का फील्ड कब से स्टार्ट हुआ? आज से 200-300 साल पहले, चार, ज्यादा से ज्यादा 300-350 साल पहले, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। तब से ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज होना प्रारंभ हुई है, और तब से ये रिसर्च फील्ड स्टार्ट हुआ है। अब देखो, तब से 200-250 सालों से पूरा वर्ल्ड में कितने सारे लोग होंगे? अरबों खरबों लोग होंगे, मिलियंस ट्रिलियंस लोग होंगे, वो रिसर्च कर रहे हैं जस्ट इस एक आंख पर, एक आंख पर। और इतने सारे लोग, आईआईटी इंडिया का टॉप रिसर्च, टॉप इंस्टीट्यूट क्या है जो टेक्नोलॉजी में? आईआईटी को माना जाता है, और पूरे वर्ल्ड में एमआईटी को माना जाता है। तो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग डे नाइट, मतलब 24 आवर्स इसी पर सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, केवल क्या जानने के लिए कि आंख कैसे काम करती है। फिर भी अभी भी अगर उनसे पूछे क्या आपने परफेक्टली जान लिया है कैसे काम करती है, उनका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बनाई नहीं, वो तो जस्ट देख रहे हैं, जो भी परसीव कर रहे हैं उसके बेसिस पर अपने व्यूज दे रहे हैं। अगर बनाई होती उन्होंने तो बता देते ना तुरंत कि ये है एज इट इज। है ना। इसलिए मैंने बोला कि एक टिप, एक पॉइंट पर मिलियंस ऑफ ईयर्स रिसर्च करेंगे तब भी उस पॉइंट के बारे में एज इट इज क्या है वो नहीं पता लगा पाएंगे।
इसलिए साइंस का डेफिनेशन होता है टू नो द थिंग्स एज दे आर, जैसे चीजें हैं वैसे समझना। तो ये हमने जस्ट एक प्रोसेस थोड़ा सा ही डिस्कस किया है, और इस पे भी इनफाइनाइट समय तक रिसर्च चलता रहेगा। अब देखना, अब आते हैं थोड़ा, ये तो आंखों का प्रोसेस हमने समझा। अब आंख किस पर डिपेंड करती है, ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। हम बहुत गर्व होता है, मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो देखने पर ही विश्वास करते हैं, हम जो देखते हैं उसी को विश्वास करेंगे, है ना। लोग बोलते हैं कि ये महाभारत, ये भगवत गीता किसने देखी, किसने लिख दी, हम क्यों विश्वास करें। आप हमारे सामने भगवान कृष्ण को लाके दिखाओ तब हम विश्वास करेंगे। है ना, कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या फिर भगवान हैं, है कि नहीं। लोग बोलते हैं मैं देखूंगा तभी विश्वास करूंगा। तो अब देखते हैं, हमने आपको समझाया कि आंखों का देखने का प्रोसेस क्या है। अब हम ये समझते हैं कि पहले ये तो समझें भाई कि हम जितना गर्व कर रहे हैं देखने पर कि मैं देखूंगा तभी बिलीव करूंगा, तो पहले ये तो समझ लें कि देखने की प्रोसेस क्या है, किस किस पर डिपेंड करती है। क्या हम देखते हैं वो सही होता है, हमेशा सही होता है, या कहां किस सर्टेन लिमिट में सही होता है ना। इसलिए वो स्टेटमेंट इट्स सीइंग बिलीविंग उस पर जाने से पहले थोड़ा सा आइए इस पर फोकस डालते हैं कि हमारी आंखें किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, जिसके बगैर आंखें होते हुए भी हम अंधे हैं। पहला, प्रकाश, लाइट। और लाइट पे आप देखो, लाइट पर भी एक फील्ड, साइंस का एक ब्रांच ही बन गया है पूरा लाइट का। रिसर्च करते करते, और फिर भी लाइट क्या है वो नहीं पता। तो ये लाइट, और आप देखोगे, और लाइट अंधेरा बिल्कुल हो जाए कमरे में और हम बैठे हुए हों, ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं सामने लेकिन हम परसीव नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या हुआ, आंखें होते हुए भी क्या हुआ, हम देख नहीं पा रहे, तो क्या हुआ, देखना सही हुआ। है ना। तो कहने का मतलब है देखने की प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करती हैं पहले समझें तो सही, तब तो देखना बता पाएंगे कि ये देखना होता है, और देखने की भी लिमिट क्या है। इसलिए हमने ये बताई है। पहला, लाइट। अब सबसे पहले, क्योंकि हमारी आंखें लाइट पर डिपेंड करती हैं, अगर हमें लाइट के बारे में पूरा नहीं ज्ञान है तो आंखों से हम ये नहीं बोल सकते कि हम सारा ज्ञान सब कुछ समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, क्यों, क्योंकि मैंने बताया लाइट पर रिसर्च करते करते एक ब्रांच बन गया अभी, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स बोलते हैं, ऑप्टिक्स पर बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, करते रहेंगे, करते करते मृत्यु हो जाएगी, फिर भी उसमें एंड नहीं है उसका। मैं ये बताना चाहता हूं। तो फिर ना तो हम पूरा लाइट के बारे में जान सकते हैं, और हम और तो फिर हम लाइट होएगी भी तो भी हम ये नहीं बोल सकते कि आंखें हैं, लाइट है और हम 100% देख रहे हैं, नहीं, नो गारंटी नहीं है 100% देखने की। हाँ, इसलिए ये एक एक स्टेप हम बढ़ रहे हैं, जिससे कि फिर हम आगे आने वाले समय में लिमिट डिसाइड करेंगे। अब देखो, लाइट में भी हमारी जो आंखें देख पाती हैं वो कितनी देख पाती हैं, अभी लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से 400 to 700 मिली माइक्रोन, बस। इसने इतनी फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की, इतनी ही लाइट की रेडियो जो होता है विबग्योर, है ना, जो होता है, आपने देखा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत रेडियो वेव्स होती हैं, एक्सरेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, बहुत सारी, लाइट में भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें भी हम क्या करते हैं, 400 to 700 मिली माइक्रोन की वेवलेंथ की ही रेज को केवल देख पाते हैं, बस इतना इतना प्रकाश, बाकी का प्रकाश के लिए हमारी आंखें ब्लाइंड है। आप देखो, कंप्लीट लाइट को भी नहीं हम समझ पाते। तो अब हम क्या, हमारी आंखों की लिमिट सीमित होगी, प्रकाश में भी आप देखो कितनी सीमित होगी, प्रकाश में भी 400 to 700 मिली माइक्रोन। इस प्रकार
इस वेवलेंथ का प्रकाश ऑब्जेक्ट पे गिरेगा, बस उतने ही प्रकाश की क्या ऑब्जेक्ट हम परसीव कर पाएंगे। पहला लिमिट लाइट का समझिए आप। बाकी 700 से बियॉन्ड और 300 से बिलो, क्या लाइट में हम अंधे हैं? तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट वहां पर भी हो सकते हैं जहां पर लाइट उस पर वो पड़ रही हो, लेकिन वो हमारे लिए हो सकता है नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो पहला, हर हम जो स्टेटमेंट बोलते हैं कि मैं हमेशा जो देखूंगा वही विश्वास करूंगा, यहां पर साबित नहीं होता सही। दूसरा, डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से जितना दूर है ना, दूर है या फिर पास है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आप देखो, ऑब्जेक्ट को आंखों से दूर करते जाओ तो उसका साइज कैसा होता जाता है, छोटा होता जाता है है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज घट रहा है नहीं, साइज नहीं घट रहा। हमारी आंखों की देखने की देखना हमारी आंखों का किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। और उस डिस्टेंस को जितना बढ़ाते जाएंगे कम होता जाएगा, और आंखों के जितना नजदीक भी लाता जाएंगे तो भी नहीं देख पाएंगे हैं। 25 सेंटीमीटर से और अंदर लेते आइए, आंखों के बिल्कुल पास रख दिए ऑब्जेक्ट को, तो आंख नहीं देख पाएंगी। ये आंख का लिमिट है डिस्टेंस में भी है ना। तो आंखें कहां तक देख पाती हैं, वो भी 25 सेंटीमीटर से आगे, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसमें उसका साइज कम होता जाएगा। अब आप देखो, ये है हमारी आंखों की, तो इसका मतलब आप इसलिए आप देखते हैं ना, सूरज का साइज हमको कैसा दिखता है, छोटा सा, लेकिन वास्तव में क्या इतना छोटा है। और हमको रेल की पटरी कैसे दिखती है, लगता है कि एक समय आके मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता तो ट्रेन चल ही नहीं पाती उस पर, है नहीं। तो क्या है, पैरेलल होती हैं, लेकिन हमारी आंखों का विजन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो अब डिस्टेंस, और वो भी डिस्टेंस कितना, 25 सेंटीमीटर से लेकर जितना दूरी होगी उसमें भी सर्टेन लिमिट में ऑब्जेक्ट को आप देख पाएंगे। एक सर्टेन लिमिट के बाद भी अगर चलेगी तो वो, इस लिमिट में अगर वो ऑब्जेक्ट रखा है तभी हम देख पाएंगे। आप देखो, डिस्टेंस में भी लिमिट है, हर चीज में लिमिट है। इसलिए ये लिमिट हमको पता नहीं होती, और हम बोलते हैं, बड़े गर्व से बोलते हैं, मैं जो देखूंगा वही विश्वास करूंगा है ना। तो ये बच्चे की तरह बोलना है ना। हमने जाना ही नहीं कि ये देखना क्या है। उसके बाद डिस्टेंस के बाद क्या है, मीडियम पर डिपेंड करता है। आप देखो, कोई भी माध्यम होगा उस पर डिपेंड करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखते हैं रेगिस्तान में, जब रेगिस्तान में जब बहुत गर्मी होती है तो, या फिर आपने देखा रोड पे देखा होगा, जब रोड पे हम चलते हैं गाड़ी चलाते हैं गर्मी होती है तो कैसा दिखता है, ऐसा लगता है पानी आ गया वहां पर। वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, हीट की वजह से। एयर जो हीट हो जाती है, नीचे जो जमीन पर एयर होती है वो हीट हो जाती है, उसकी वजह से मीडियम क्या हो जाता है, एयर वाला मीडियम डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या दिखता है हमको, सड़क पर पानी सा दिखता है, लेकिन पानी होता ही नहीं, है ना। इसको मिराज इफेक्ट बोलते हैं, और रेगिस्तान में ये जनरली पाया जाता है। और आप जब गर्मी वाले प्रदेशों में आप रोड पे चलेंगे तो ऐसा लगता है। तो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट है क्या, वो नहीं है। वो किसकी वजह से है, मीडियम पर डिपेंड किया, एयर के मीडियम पर। अगर वहां पर ठंडी हवा होती तो वो ऑब्जेक्ट, वो पानी नहीं दिखता हमको। गर्म हवा हवा थी इसलिए हम, क्योंकि गर्म हवा कैसा मीडियम हो गया, गर्म हो गया, इसलिए मीडियम पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो, वो लगेगा हमको ऑब्जेक्ट है है ना। ये कौन सी तीसरा कंडीशन, तीसरी लिमिट आंख की। चौथा, मूवमेंट। मूवमेंट क्यों, क्योंकि लाइट एक स्पीड से चलता है, इसलिए आप देखते हैं ना, जैसे जब आप गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो गाड़ी ट्रेवल करती है, और आपकी आंख से अगर बाहर देखेंगे तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि यार ये पेड़ पौधे चल रहे हैं उल्टी डायरेक्शन आप यही परसीव करते हो ना, है ना। हम सब यही परसीव करते हैं कि जिस जिस गाड़ी में हम बैठे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हर ऑब्जेक्ट जिसको हम परसीव कर रहे हैं क्या है, वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मूव कर रहा है।
है ना। तो वो भी डिपेंड मूवमेंट पर, और मूवमेंट पर क्या डिपेंड करता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट वास्तव में तो स्टिल है, हम मूव कर रहे हैं, हमारी आंख मूव कर रही है, क्योंकि आंखों के साथ हम मूव कर रहे हैं, इसलिए जहां पर मूवमेंट होएगा तो वो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसको एज इट इज नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए तो आप देखते हैं जो मूवीज बनती हैं उसमें फ्रेम्स बनते हैं क्या वो चल रहे होते हैं, स्टिल फोटो होते हैं लेकिन हमारी आंखें क्या है, हमारी आंखों की भी स्पीड एक लिमिट की स्पीड तक ही हम देख पाते हैं, बाकी फिर मूव मूव चलता हुआ दिखता है। मतलब एक सर्टेन लिमिट में फ्रेम डाले जाएंगे, एक सेकंड में बहुत, एक लिमिट से ज्यादा, उससे ज्यादा फ्रेम फोटो डाल दिए उसमें स्पीड में, तो फिर हमको लगता है कि ये दौड़ रहा है, चल रहा है चीजें। मूवी क्या है, वो मूवी वही है और कुछ नहीं है, जस्ट फोटो की स्पीड बढ़ा दी है और वो हमको लगता है एकदम चलता हुआ लेकिन वो स्टिल है हमारी आंखों की स्पीड से। तो ये चार हैं मेजर फील्ड जिसमें कि आंखें डिपेंड करती हैं। अगर ये मेजर फील्ड की लिमिट नहीं हमें पता होती तो हम नहीं पता होती, इसलिए हम बोलते हैं कि ये आंखें क्या हैं, इसलिए काम करती हैं। तो अभी तो हमने जस्ट आप ये समझा कि आज ये मीडियम आंख, केवल आंख के बारे में, कल कान के बारे में हम सुनेंगे, आंख का कितना लिमिट है, और वो लिमिट अब थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे कि ये और मीडियम कैसे काम करता है, कितना। अब हम अभी हमें हमें ये समझ में आया कि ये इन इन ऑब्जेक्ट पर, इन 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 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमारी आंखें होती हुई भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन अब किस लिमिट में देख पाएंगे ये भी तो हमको पता होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम, जो ऐसा भी तो है हम देख रहे हैं, जैसे मैं ये स्क्रीन लैपटॉप देख रहा हूं तो है, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है ये भी, हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ नहीं हम जो देखते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे भी नहीं बोल सकते हम, है नहीं। इसलिए लिमिट में कितना है वो कल लिमिट हम समझेंगे कि कितना हम देख सकते हैं, और इससे बियॉन्ड हम देखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो इन आंखों का कितना यूज करेंगे, तो फिर इसके बेसिस पर हमको यूज कर पाएंगे, कल के सेशन के बाद फिर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।